हेलो स्टूडेंट्स, आज की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, रेजोनेंस। आपको याद होगा हमने जब जीओसी स्टार्ट की थी लास्ट की क्लासेस में, तो उसमें मैंने बताया था कि हमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ने हैं और उन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में एक इंडक्टिव इफेक्ट हम खत्म कर चुके हैं, मतलब पूरी तरीके से देख चुके हैं उसको। बाकी कुछ क्वेश्चंस हमें आगे करने हैं, वो हम ये सारे इफेक्ट्स मिला के कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि हम आइडेंटिफाई भी इजीली कर सके कि कौन सा आई इफेक्ट है, किस केस में आई इफेक्ट लगाना है, किस केस में रेजोनेंस इफेक्ट लगाना है, किस में हाइपर कॉन्जुगेशन, किस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लगाना है। तो दूसरा जो हमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ना है वो है रेजोनेंस का। ठीक है, तो रेजोनेंस एक्चुअली ये क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट है या रेजोनेटिंग इफेक्ट है। तो उसी में ये मैंने आपको बताया था कि हमें एक रेजोनेंस का फिनोमेना पढ़ना है। तो रेजोनेंस होता क्या है और इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं और ये मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज को किस तरीके से चेंज करता है, तो उसके लिए सबसे पहले कुछ एक चीजें देख लेते हैं कि दरअसल क्या हुआ कि कुछ बहुत पहले के समय में क्या होता था कि जब हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में जान रहे थे तो कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे थे जिनका हम स्ट्रक्चर, मतलब कुछ कंपाउंड ऐसे थे, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे थे जिनका हमें स्ट्रक्चर पता ही नहीं चल पा रहा था। ठीक है, जैसे उनमें से एक स्ट्रक्चर है बेंजीन। बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो काफी समय में जो है वो डिस्कवर किया गया है। ठीक है, मतलब इसके स्ट्रक्चर पे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चली हैं और बहुत समय लगा इसके स्ट्रक्चर को आने में। जो हम आज देखते हैं, ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर हम देखते हैं जिसमें हम एक रेगुलर हेक्सागन बनाते हैं और उसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड दिखा देते हैं, कभी ऐसा रहता है, ठीक है, और कभी आपने देखा होगा कि ये डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है, वो कुछ इस तरीके की हो जाती है। ठीक है, और कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि बेंजीन जो है ऐसा बना हुआ है और ऐसे बीच में सर्किल बना हुआ है, या आपने कभी हो सकता है इस तरीके से भी, अगर आप लोगों ने किताबें पढ़ी होंगी तो उसमें इस तरीके से भी दिया रहता है। ठीक है, इफ सम स्टूडेंट्स हैव स्टडीज द बुक्स तो उसमें आपको ये वाला स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पे जाएंगे बेंजीन के, तो मतलब तकरीबन ये तो अब हमारे पास फाइनल स्ट्रक्चर है, लेकिन तकरीबन इस स्ट्रक्चर के आने से पहले more than 100 structure were proposed by various scientists। जो है उन्होंने अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिए थे। ठीक है, कुछ पॉसिबल स्ट्रक्चर्स मैं आपको बता देता हूं जो अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए थे। एक साइंटिस्ट ने ऐसा हेक्सागन वाला फॉर्म भी दिया था। ठीक है, इस तरीके से ऐसा एक हेक्सागन डायगोनली इनको कनेक्ट कर दिया कि कार्बन एटम ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, दूसरा एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ इस तरीके से इसको जो है दिखाया था। ठीक है, कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। कुछ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक साइंटिस्ट थे थिले, उन्होंने ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाया था। ठीक है, ये स्ट्रक्चर वो मतलब बिल्कुल काफी क्लोज तक पहुंच गए थे। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है बेंजीन का एक प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर भी बनाया था। प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर प्रपोज किया था कि भाई ये प्रिज्म जैसा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो फाइनली आज हम देखते हैं वो केवल ये वाला स्ट्रक्चर ही जो है वो अभी हम देखते हैं। इसको हम केकुले स्ट्रक्चर बोलते हैं। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग जो है इनके स्ट्रक्चर्स दिए थे। तो ये सब कुछ पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है। एक और स्ट्रक्चर दिया गया था बेंजीन का, जिसमें क्या बताया गया था कि ये सारे बॉन्ड्स जो हैं वो सेंटर पे आके वैनिश हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से खत्म हो जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी स्थिति बनती है। तो यहाँ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भी दिखा दिए जाते हैं। तो ये सब कुछ पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं बेंजीन के, जो प्रीवियसली और कहीं ना कहीं आज भी कुछ पर्टिकुलर केसेस में इनको स्टडी किया जाता है, कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज के लिए। तो यहां पे आप लिख सकते हैं प्रीवियसली प्रपोज्ड structure of बेंजीन, जिनमें से एक ये केवल केकुले का स्ट्रक्चर जो है वो फेमस हुआ। दिस वाज गिवन बाय केकुले। और इसके पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि अगर आपने पढ़ा हो कि केकुले को ये स्ट्रक्चर जो है वो ड्रीम में आया था। ठीक है, कि एक्चुअली क्या था, इससे पहले
ये बहुत पुराना डेवलपमेंट है। जो ये स्ट्रक्चर हम देखते हैं 1900 समथिंग 1900 के बाद आया, लेकिन इसमें जो इसकी स्ट्रक्चर पे जो क्या कहते हैं रिसर्चेस हैं वो 1700 से ही चली आ रही है, मतलब 1750 के बाद से ही चली आ रही है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर आया 1900 के बाद आया, लगभग तकरीबन मतलब मान के चलिए 100-150 साल लग गए इस स्ट्रक्चर को आने में। और उसमें भी मतलब कहते हैं कि केकुले को जो है सपना आया था। उससे पहले क्या था कि एक्चुअली ये साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो लोग नहीं बनाते थे, साइक्लिक स्ट्रक्चर पे लोगों का ध्यान नहीं गया था। तो मतलब केकुले को सपना क्या आया कि वो सपने में देख रहे हैं कि बहुत सारे सांप हैं, बहुत सारे स्नेक्स हैं, ठीक है। उसमें से एक स्नेक जो है अपनी ही पूंछ को अपने मुंह के अंदर दबा लिया और इस तरीके से एक साइक्लिक अरेंजमेंट बनाया। तब उनके दिमाग में आया कि हाँ, एक साइक्लिक पॉसिबिलिटी भी अराइज होती है कि हम साइक्लिक स्ट्रक्चर भी ट्राई करके देख सकते हैं। तो उन्होंने इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया और वो सक्सेसफुल भी हुआ। और इसी स्ट्रक्चर से हम मैक्सिमम प्रॉपर्टीज को बेंजीन की जो है एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि ये दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं कि एक में तो जो डबल बॉन्ड जहां पे होगा, ठीक है, वहां पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और जहां पे सिंगल बॉन्ड होगा वहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा दूसरे स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन रियलिटी में बात की जाए तो हमें देखकर ये लगता है कि अब क्योंकि हम केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं, तो केमिकल बॉन्डिंग में जरा ध्यान से देखिए। आप इसको अगर देखेंगे तो इसको आप क्या कहेंगे कि इस कंपाउंड में बेंजीन में जो कार्बन प्रेजेंट है उनमें जो बॉन्ड्स हैं वो दो तरह के बॉन्ड्स हैं, एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड। तो दो तरह का बॉन्ड ऑर्डर आना चाहिए, 2 और 1, या यूं कह लीजिए कि दो तरह की बॉन्ड लेंथ भी आनी चाहिए, ठीक है। जरा देखिए बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें तो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है वो तकरीबन होती है 1.33 एंगस्ट्रॉम के आसपास। सिंगल बॉन्ड की बात करें तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। लेकिन जब बेंजीन में चेक किया गया तो पाया गया कि बेंजीन में जब कार्बन कार्बन बॉन्ड को चेक किया गया तो पाया गया कि ये होता है, ना ही ये सिंगल बॉन्ड है और ना ही ये डबल बॉन्ड है। इसकी बॉन्ड लेंथ आई 1.39 एंगस्ट्रॉम। और दूसरी बात आप एक चीज और समझ सकते हैं कि अगर हमें पता है बॉन्ड लेंथ सेकंड बॉन्ड और डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कम होती है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। तो अगर ध्यान से देखिएगा कि ये एक टेक्निकल पॉइंट है, ठीक है। कई बार लोगों के दिमाग में आता है, मतलब कई बार नहीं आता, तो मिस ना हो जाए, सब लोग इसको अच्छी तरीके से समझ लें, इसलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए कि बिल्कुल इसको हम बॉन्ड लेंथ के हिसाब से बनाए तो डबल बॉन्ड जो है वो छोटा रहेगा, सिंगल बॉन्ड बड़ा रहेगा, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। डबल बॉन्ड छोटा होगा, सिंगल बॉन्ड क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये जो बेंजीन का ऑर्डर बनेगा ये कुछ ऐसा बनना चाहिए, देखिए बनना चाहिए कि नहीं। ये डबल बॉन्ड है 3 तो इनको मैंने थोड़ा छोटा बना दिया, ये सिंगल बॉन्ड है तो इनको मैंने बड़ा बना दिया। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा बनना चाहिए था, या इसकी आप डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दो, ठीक है, तो इसकी मिरर इमेज बन जाएगी कुछ ऐसी। एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं। ठीक है, एक तो ये है, ठीक है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, ये, ठीक है, एक स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है। तो ये स्ट्रक्चर्स दो पॉसिबल हैं, और ये जो है अगर आपस में इंटरकन्वर्टेबल होते, ठीक है, तो इस तरीके से, या मान लीजिए मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एक ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है। और अगर ऐसा होता तो दो तरह की बॉन्ड लेंथ देखने को मिलती, एक छोटी और एक बड़ी। लेकिन बट बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक रेगुलर हेक्सागन ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। जब पता लगाया गया, जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो पता चला कि जो बेंजीन होता है वो एक रेगुलर हेक्सागन की फॉर्म में होता है। दिस इज अ रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, दिस इज अ रेगुलर हेक्सागन। जो एक्चुअल इसका शेप होता है वो रेगुलर हेक्सागन का होता है। तो ये स्ट्रक्चर्स जो है वो डिनाई कर दिए गए, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कब होते हैं, इफ 2 टाइप्स of
bond length is possible in बेंजीन। अगर बेंजीन में दो तरह की बॉन्ड लेंथ संभव होती, बॉन्ड लेंथ पॉसिबल होती, तो ऐसा स्ट्रक्चर आता। लेकिन जब ऑब्जर्व किया गया तो पता लगा कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, एक रेगुलर हेक्सागन होता है। मतलब ये सारी साइड्स जो है वो क्या होती है, बराबर होती है। और वो उसके बाद जो कंक्लूजन निकला तब पता चला कि ये जो दो तरह की बॉन्ड लेंथ है वो एक्चुअली दो तरह की बॉन्ड लेंथ नहीं है। बेंजीन में एक ही तरह की बॉन्ड लेंथ होती है, और ना वो सिंगल होती है ना वो डबल होती है। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं if two types of bond length is possible in benzene, तो ऐसा स्ट्रक्चर होता। ठीक है, बट इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। व्हाई? बिकॉज ओनली वन टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ इज प्रेजेंट, इसलिए इसका जो शेप होता है वो एक रेगुलर हेक्सागन का होता है। ठीक है, वो एक कैसा होता है, रेगुलर हेक्सागन का होता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे अगर हम बेंजीन में देखें तो और क्या क्या प्रॉपर्टीज को हम स्टडी कर सकते हैं। जैसे बॉन्ड लेंथ के अलावा हम देखें तो बॉन्ड ऑर्डर भी बताया जा सकता है। तो बॉन्ड ऑर्डर जो आया, जैसा हमने पढ़ा है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। लेकिन बेंजीन में जो जैसे बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से भी देख सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स बढ़ते हैं, वैसे वैसे उनको तोड़ने में जो लगने वाली एनर्जी है वो भी बढ़ती रहती है। तो बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी। तो हमारे पास अगेन डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी का भी डेटा है। लेकिन जब बॉन्ड को तोड़ के देखा गया बेंजीन के, तो पता लगा कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसके बीच वाली एनर्जी आ रही थी। और बाद में जब हमने बॉन्ड ऑर्डर के तरीके डेवलप कर लिए, पता लगाने के तरीके डेवलप कर लिए, और रेजोनेंस का फिनोमेना हमें पता चल गया, तब हमें पता चला कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो बेंजीन में कितना आता है, 1.5। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बेंजीन जो आया वो कितना आया, 1.5। क्लियर है? तो बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर आया 1.5। अगर रेगुलर हेक्सागन होता तो ये दो तरह, अगर इररेगुलर हेक्सागन होता तो दो तरह की बॉन्ड लेंथ पॉसिबल होती, जो कि ऑब्जर्व नहीं हुई। ठीक है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्यों एक्सेप्टेबल होगा? तो हमें फिर दो तरह की बॉन्ड लेंथ मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमें केवल एक ही तरह की बॉन्ड लेंथ मिलती है, और वो कितनी मिलती है, 1.39, और इसका बॉन्ड ऑर्डर भी कितना रहता है, 1.5। ऐसी कंडीशंस में अब आप बताइए, हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है कि आप प्रॉपर्टीज कैसे दिखाओगे। ठीक है, मतलब अब आप देखिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि एक्चुअल में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, एक्चुअल में हाइब्रिड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इस सब परिस्थितियों को डील करने के लिए, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर को डील करने के लिए जो है रेजोनेंस का फिनोमेना जो है वो इजाद किया गया है, उसकी डिस्कवरी हुई, इसको प्रपोज किया गया, और उसी को हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो ये सब जो मैं बता रहा था, ये एक तरीके से रेजोनेंस की भूमिका है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी हमें, क्यों हम इसको देखते हैं, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आपको पता चली गई होगी। बेंजीन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ठीक है, आप अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, अब तो खैर हमें पता है कि ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि जब लोगों को इसके बारे में नहीं पता था, ठीक है, तो लोगों को कितनी दिक्कतें होती होंगी इसकी स्टडी करने में। अब तो हमें पता रहता है बेंजीन है, ऐसे फटाफट तुरंत हम स्ट्रक्चर बना देते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड बना देते हैं। इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, ये जब हम पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि भाई ये बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है कई तकरीबन 400 से भी ज्यादा स्ट्रक्चर्स आने के बाद ये वाला स्ट्रक्चर पास हुआ है, और उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी भी हैं जिनको ये वाला स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो खैर उतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो जब हम बेंजीन या कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आ रहा हो, उसकी स्टडी करते हैं, तो रेजोनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है, और उसकी स्टडी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे रेजोनेंस की स्टैंडर्ड डेफिनेशन से। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि देखेंगे कि किन किन सिस्टम्स में रेजोनेंस ऑब्जर्व किया जाता है। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन जो है, इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं। इट इज delocalization of pi electron
lone pair, it is the delocalization of pi electron or lone pair from high electron density to low electron density region through a continuous conjugated system, ठीक है, थ्रू अ कंटिन्यूअस कॉन्जुगेटेड सिस्टम। क्लियर है? इट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर फ्रॉम हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन थ्रू अ कंटिन्यूअस कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब देखिए इसमें कुछ चीजें आई हैं, जैसे कुछ टर्म्स आए हैं जो हो सकता है आपने पहली बार सुने हो, जैसे डीलोकलाइजेशन एक टर्म आया है, ठीक है, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि डीलोकलाइजेशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई एक्सपेक्ट आपको पता हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब चार्ज कहां पे ज्यादा है कहां पे कम है, तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब चार्ज जहां पे ज्यादा हो वो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहां पे चार्ज कम हो वो लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन, ठीक है। और एक यहाँ पे टर्म आया है कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हम देख लेते हैं, डीलोकलाइजेशन क्या होता है और कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या है, जिनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देख लीजिए, डीलोकलाइजेशन जो है वो लोकलाइजेशन का अपोजिट होता है, ठीक है, लोकलाइजेशन का अपोजिट होता है। अगर कोई, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, डीलोकलाइजेशन किसका हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर का। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम पे ना रह करके दो या तीन एटम्स के बीच में या एक सिस्टम में ऑसिलेट कर रहा हो, इधर भी जा रहा हो इधर घूम रहा हो, फिक्स ना हो, उसकी जगह फिक्स ना हो, ठीक है, वो इधर उधर मूव कर रहा हो, उसको कहते हैं डीलोकलाइजेशन। अगर उसी जगह पे हो तो उसको हम कहते हैं लोकलाइजेशन। जैसे अगर हम बात करें, अमोनिया होता है, अमोनिया में लोन पेयर है, अमोनिया में एक लोन पेयर है, ठीक है, ये लोन पेयर इसी नाइट्रोजन पे रहता है, वो हाइड्रोजन पे शिफ्ट नहीं होता है, तो इसको हम कहते हैं लोकलाइज्ड लोन पेयर, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, लोकलाइज्ड लोन पेयर। जैसे मान लीजिए ये एसिटिलीन है, एसिटिलीन में जो पाई बॉन्ड है वो कार्बन और कार्बन के बीच में ही रहता है, ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में ही रहता है, वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहां पे कभी भी नहीं आएगा, तो इसको भी हम कहते हैं लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड, ठीक है। डीलोकलाइज्ड क्या होता है, जो अपनी जगह पे ना रहे, घूमता रहे, इधर उधर चला जाए, उधर मतलब लेफ्ट में चला जाए, राइट में चला जाए, ठीक है, वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए, एक जगह फिक्स ना रहे, मूवमेंट करता रहे, ठीक है, कंटिन्यूअसली मूवमेंट करता रहे, उसको हम कहते हैं डीलोकलाइज्ड। जैसे मान लीजिए एक पंखा है, पंखा जब रुका रहता है तो उसके जो ब्लेड्स होते हैं वो लोकलाइज्ड होते हैं, वो अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं, वो कभी इधर उधर हिलते नहीं। लेकिन जब पंखा ऑन होता है, ठीक है, जब पंखा ऑन होता है, ठीक है, तो क्या होता है, उसके जो ब्लेड्स होते हैं वो डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं, वो अपनी पोजीशन पे फिक्स नहीं रहते हैं, वो एक सर्कुलेटरी या आप कह सकते हैं एक पीरियोडिक मोशन करते हैं, जहां पे होंगे एक चक्कर लगाने के बाद फिर वहीं आएंगे, फिर एक दूसरा चक्कर लगाने के बाद वहीं आएंगे, तो उनकी पोजीशन जो है एक मूवमेंट पे फिक्स नहीं रहती है। द ब्लेड्स ऑफ द फैंस आर डीलोकलाइज्ड कंटिन्यूअसली व्हेन फैन इज इन ऑपरेशन। जब चलता है तो जो ब्लेड्स हैं उसके रुके हुए नहीं रहते हैं, वो क्या होते हैं, थोड़े जो है वो कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं, तो उनको हम कह सकते हैं कि ये डीलोकलाइज्ड सिस्टम है। जब फैन चालू हो, लेकिन फैन अगर बंद है तो वो एक लोकलाइज्ड सिस्टम, ठीक है। तो डीलोकलाइजेशन आई एक्सपेक्ट आपको समझ में आ गया कि डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह फिक्स नहीं है, मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। लोकलाइज्ड का मतलब एक ही जगह पे, लोकल, ठीक है, और डीलोकलाइज्ड का मतलब लोकल नहीं है, वो इधर उधर मूवमेंट कर रहा है, अगल बगल जा रहा है, फॉरेन जा रहा है, लोकल नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, डीलोकलाइजेशन हो गया। अब हम क्या देखेंगे, कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है। तो देयर आर पर्टिकुलर सिचुएशंस जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज्ड होता है, उन्हीं को हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स आर बेसिकली अ पैरेलल सिस्टम, या आप ये कह सकते हैं कोप्लेनर सिस्टम्स होते हैं। ये जो रेजोनेंस का फिनोमेना है ये कोप्लेनर सिस्टम में ही ऑब्जर्व होता है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स आर बेसिकली कोप्लेनर सिस्टम्स जिसमें p ऑर्बिटल्स या वैकेंट ऑर्बिटल्स जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो अगर हम कुछ कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स की बात करें, वही हमें यहां पे देखना है कि किन कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स में डीलोकलाइजेशन होता है और कैसे होता है। तो कोप्लेनर सिस्टम्स होते हैं
तो कुछ कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स मैं आपको बता देता हूं और उसमें डीलोकलाइजेशन कैसे होता है ये भी मैं बता देता हूं, ठीक है। तो सम इंपॉर्टेंट कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स की हम बात कर लेते हैं, जैसे ये ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो हम कार्बन एटम को रेफरेंस मान के कर सकते हैं, लेकिन कोई और एटम भी हो सकता है यहाँ पे। जैसे कोई ऐसा सिस्टम हो, प्लस चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ठीक है, तो ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहलाएगा। अभी मैं बताता हूं क्यों, ठीक है। इसके अलावा अगर कार्बन पे निगेटिव चार्ज हो तो ये भी एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहलाएगा। इसी तरीके से अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जिसके ऊपर लोन पेयर हो, वो भी एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहलाएगा। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक में जो माइनस चार्ज होता है वो लोन पेयर की तरह बिहेव करता है, तो इन दोनों का बिहेवियर सिमिलर ही रहता है, ठीक है। बहुत थोड़े से चेंजेस होते हैं, वो क्या होंगे अभी हम इनको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। एक ही हो गया। इसके अलावा अगर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऐसा कुछ हो जाए तो ये भी एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहलाता है। इसके अलावा मान लीजिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और एक कोई फ्री रेडिकल है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो भी ये क्या है, एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं। जैसे मान लीजिए ठीक है, ये कुछ पॉसिबिलिटीज बन जाती है। अब इनमें डीलोकलाइजेशन कैसे होता है और ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम कैसे हैं, इनको जरा ध्यान से देखिए। इस तरह के सिस्टम में जब देखा गया कि भाई यहां से तो देखने में लग रहा है कि प्लस चार्ज राइट साइड वाले कार्बन पे और डबल बॉन्ड इस वाले कार्बन पे है, ठीक है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, यही तो होगा। अगर कायदे से देखा जाए तो इस वाले की बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए और इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन जब सिस्टम में देखा गया तो पता लगा कि दो एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया तो पता लगा दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम आई, ठीक है। इसी प्रकार जब देखा गया कि हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्लस चार्ज जो है वो मॉलिक्यूल के राइट साइड में ही मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पता लगा कि प्लस चार्ज जो है वो दोनों जगह बराबर बराबर बटा है और पूरा प्लस चार्ज भी नहीं है, थोड़ा सा इधर है, थोड़ा सा इधर है, ठीक है। पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेम यहां पे भी हुआ, यहां पे पार्शियल निगेटिव चार्जेस ऑब्जर्व हुए और बॉन्ड लेंथ जो है वो 1 और 2 के बीच में पाई गई, मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है उसके बीच की पाई गई, ठीक है। इसी प्रकार लोन पेयर में भी ऐसा ही ऑब्जर्व हुआ। यहां पे भी, यहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहां पे सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, यहां पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन जो इसका ओवरऑल जो बॉन्ड लेंथ हमने मेजर करी तो ये सब की बॉन्ड लेंथ बराबर आई, दो तरह की अदरवाइज आनी चाहिए। यहां पे भी कुछ ऐसा ही ऑब्जर्व हुआ। तो वो सब क्यों हुआ? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर की वजह से। जैसे यहां पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज होता है, वो क्या होता है, वो डीलोकलाइज होता है और ये प्लस चार्ज की तरफ जो है, अरे ये प्लस चार्ज की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, ये प्लस चार्ज की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी प्रेजेंस केवल यहां पे नहीं होती, यहां पे भी हो जाती है, जिसकी वजह से यहां पे भी 1 से ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर आने लगता है, ठीक है। तो इन्हीं को हमें देखना है कि इन सिस्टम्स में किस तरीके से हम डीलोकलाइजेशन करवाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूं सभी सिस्टम्स का, बाकी फिर इनका हम एप्लीकेशन एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। तो देखिए, delocalization of electrons in delocalization of electron in some conjugated system। तो हम सबको नहीं पढ़ रहे हैं, केवल हम मेनली 4 कॉम्बिनेशंस देखेंगे जिसमें हम डीलोकलाइजेशन देखने वाले हैं। तो एक तो हम देख रहे हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज, ठीक है, या प्लस चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो इनमें जब हम डीलोकलाइजेशन करेंगे तो हमें डेफिनेशन एक बार याद रखनी चाहिए कि ये क्या है, इट इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, फ्रॉम हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू
लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन, फ्रॉम हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन। तो अब जरा मुझे बताइए एक बात कि यहां पर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला रीजन कौन सा है? सबसे पहले बताइए लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला रीजन कौन सा है, लेफ्ट या राइट? लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, प्लस चार्ज इधर है, इधर न्यूट्रल है, तो प्लस चार्ज की साइड लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा और इधर क्या होगा? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो हाई और लो तो कंपैरेटिव होता है ना, ठीक है। मान लीजिए मैंने ऐसे दो लाइन खींच दी, ठीक, मान लीजिए मैंने ऐसे एक लाइन खींची और मैं पूछ रहा हूं कि ये छोटी है कि बड़ी है, बता ही नहीं सकते। किसके रिस्पेक्ट में छोटी है बड़ी है ये बताना पड़ेगा। तो हमने एक लाइन खींची इसके रिस्पेक्ट में, हाँ, तो इसके रिस्पेक्ट में छोटी है, ठीक है। अच्छा मान लीजिए मैं ऐसे खींच देता ये वाली लाइन, तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाली लाइन क्या है? बड़ी है। तो वैसे ही हाई और लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी एक कंपैरेटिव स्टडी होता है, ठीक है, कि अगर जैसे इधर प्लस चार्ज है तो ये लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला रीजन हो गया इस मॉलिक्यूल में, और ये वाला जो लेफ्ट साइड वाला रीजन है ये क्या हो गया? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो डेफिनेशन क्या कह रही है कि डीलोकलाइजेशन किस साइड से किस साइड होगा? फ्रॉम हाई टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन। तो इसमें जरा ध्यान से बताइए, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जाएगा या राइट टू लेफ्ट जाएगा? इसमें इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन कैसे होगा? लेफ्ट टू राइट, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये पाई बॉन्ड जो है वो डीलोकलाइज होगा और किस साइड जाएगा? प्लस चार्ज की तरफ, और एक नया स्ट्रक्चर बनेगा और वो कैसा होगा? कुछ ऐसा। यहां पे देखिए, यहां पे सिंगल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड हो गया, और जैसे ही इसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो प्लस चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन आया तो इसका प्लस चार्ज खत्म, ठीक है। प्लस चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसका प्लस चार्ज खत्म। अब जरा देखिए, न्यूट्रल से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा कि नहीं? ठीक है। ये दोनों एक जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स जो हैं, इन्हीं को हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को जो है डबल हेडेड एरो से सेपरेट किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ होता है यहां पे कि ये जो डीलोकलाइजेशन है वो इस तरीके से टेक्स प्लेस होगा और इस तरीके का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा। अब जरा देखिए रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में ये दोनों स्ट्रक्चर ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये तो हमने प्रपोजल दिया है कि एक्चुअली में ऐसा कुछ हो रहा होगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लस चार्ज और पाई बॉन्ड के बीच में ऑसिलेट करता रहता है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पे भी तो प्लस चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का केस बन रहा है। अब हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला रीजन कौन सा हो गया? राइट, और लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला लेफ्ट। अब इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट जाएगा, तो जब आप राइट टू लेफ्ट कराएंगे तो यही स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, एक रूल होता है जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं तो कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट हो जाएगा तो कोई फायदा नहीं है। हमें केवल ये देखने की कितने तरह के स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं। अब देखिए, इसके बाद अगर आप स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे तो वो रिपीट होने लगेंगे, या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक इन दोनों का कंबाइंड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कहा जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है? जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका कंबाइंड इफेक्ट जो है वो हाइब्रिड में देखने को मिलता है। तो जरा देखिए, 3 कार्बन है, पहले पाई बॉन्ड की बात कर लेते हैं। तो इधर डबल बॉन्ड और इस केस में यहां पे सिंगल बॉन्ड, यहां पे सिंगल बॉन्ड और यहां पे डबल बॉन्ड। या यूं कह लीजिए कि एक पाई बॉन्ड जो है वो 2 जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मतलब इस जगह देखेंगे तो ना ही कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड मिलेगा और ना ही कंप्लीटली डबल बॉन्ड मिलेगा। एक पाई बॉन्ड 2 जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां पे आ जाता है और थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां पे आ जाता है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से दिखाते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड के फॉर्म में। पार्शियल डबल बॉन्ड को डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है, ठीक है। और जहां तक बात है पॉजिटिव चार्ज की, तो एक प्लस चार्ज 2 जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। एक ही प्लस चार्ज 2 जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट पे और थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज राइट पे आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस। इसकी अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। इट इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड, और ये रियल होता है, ठीक है। ये सब इमेजिनरी होते हैं, ठीक है। जो रियल में एग्जिस्ट करता है वो हाइब्रिड एग्जिस्ट करता है। ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में कि जो कोई मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो कर रहा है तो वो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा या हाइब्रिड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर रियल में एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर हम बेंजीन की बात करें ना, तो बेंजीन में जो है
ये जो दोनों हैं, ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और ये जो होता है हाइब्रिड होता है, एक्चुअल में इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। अभी ये कॉम्बिनेशन बताने के बाद मैं आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर भी बताऊंगा कि किस तरीके से बेंजीन जो है ये इस तरीके से सर्किल क्यों दिखाया जाता है, ठीक है। तो एक कॉम्बिनेशन कॉन्जुगेटेड सिस्टम तो ये हो गया, इनको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं, दीज आर कॉल्ड, इनको हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसके अलावा इनके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, तो मैं वो सारे नाम लिख देता हूं ताकि आप जब कहीं कोई किताब पढ़ें तो आपको कुछ नया ना लगे। पता लगा आप उसमें पढ़ रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और उस मतलब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, ठीक है, उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जगह कुछ और उसका नाम लिया है, ठीक है, और फिर आप मतलब आपको नया लगेगा तो आपको लगेगा कि सर को आता ही नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अलावा यहाँ पे इसको हम लिमिटिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है, लिमिटिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं, या इनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, या इनको एक और नाम दिया गया है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। मोस्टली जो सबसे ज्यादा यूज होता है ना वो ये वाला यूज होता है, कंट्रीब्यूटिंग, और एक ये रेजोनेटिंग, ठीक है, इनका सबसे ज्यादा यूज होता है। और कोई भी दो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स को सेपरेट करने के लिए हम इस डबल हेडेड एरो का इस्तेमाल करते हैं, ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, ठीक है। और हाइब्रिड को रिप्रेजेंट करने के लिए इक्विवेलेंट लाइन का यूज करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड टाइप का, ठीक है। हालांकि ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, ये तीन लाइन, इसका मतलब ये नहीं कि इस कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, नो, ठीक है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन टू सेपरेट रेजोनेंस हाइब्रिड फ्रॉम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ओके। फिर से रिपीट कर देता हूं, ये जो सिंबल है ये रेजोनेंस हाइब्रिड और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को जो है सेपरेट करने का नोटेशन है। दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को सेपरेट करने का नोटेशन ये होता है डबल हेडेड एरो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को आपस में सेपरेट करना है, ठीक है, तो डबल हेडेड एरो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रेजोनेंस हाइब्रिड से सेपरेट करना है तो इस तरीके का इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, या इक्विवेलेंट सिंबल बोलते हैं इसको, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड टाइप का जो होता है ना इसको कहते हैं इक्विवेलेंट सिंबल, ओके। अब देखिए दूसरा तरीके का जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है उसमें हमने ले लिया इस प्लस चार्ज की जगह क्या ले लेते हैं हम, इस बार माइनस चार्ज। अब मुझे बताइए हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन किधर है और लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन किधर है। इस बार हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन है माइनस चार्ज और लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन है क्या, पाई बॉन्ड, ठीक है। तो माइनस चार्ज से पाई बॉन्ड की तरफ मतलब कि इस बार राइट टू लेफ्ट जो है वो डीलोकलाइजेशन होगा और माइनस चार्ज इधर बॉन्ड की तरफ आएगा और ये पाई बॉन्ड जो है वो उठ के कहां जाएगा, कार्बन के साइड में। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, ये न्यूट्रल था कार्बन एटम, ठीक है, ये कार्बन एटम न्यूट्रल था, इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसके ऊपर साइन कैसा हो गया, माइनस चार्ज। ये निगेटिवली चार्ज था, इसके पास से इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड जा रहा है तो इसके ऊपर न्यूट्रल चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इनको हमने सेपरेट कर दिया। फिर से अगेन अब की बार डीलोकलाइजेशन लेफ्ट टू राइट होगा और यही वाला स्ट्रक्चर सामने आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम हाइब्रिड बनाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा जब स्ट्रक्चर रिपीट होने लगे तो आपको बनाना बंद कर देना है, ठीक है। कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रिपीट नहीं होना चाहिए, ओके। अब देखिए जहां तक बात है हाइब्रिड की, तो इस केस में हाइब्रिड जब आप बनाएंगे तो अब की बार क्या करेंगे जरा बताइए। बिल्कुल जैसे ऊपर वाले में किया है वैसे ही इसमें भी करना है कि यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा और इधर अब की बार जो साइन आएगा वो कैसा आएगा, पार्शियल निगेटिव, क्योंकि माइनस चार्ज जो है वो दो जगह बटा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड और ये दोनों इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए, ठीक। आते हैं अगले केस पे। मान लीजिए कोई एक ग्रुप लगा हुआ है जिसके ऊपर क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। कोई एक ग्रुप लगा हुआ है उसके ऊपर लोन पेयर है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि लोन पेयर और निगेटिव चार्ज जो है वो क्या होते हैं, एक जैसे बिहेव करते हैं। तो यहां पे भी ये जो है वो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन होगा और ये लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन होगा और इसका जब आप डीलोकलाइजेशन करवाएंगे तो वो क्या होगा, लोन पेयर से पाई बॉन्ड की तरफ डीलोकलाइजेशन होगा, ठीक है। और नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अब जरा इसमें आप थोड़ा सा ध्यान ले लीजिए, फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। जरा देखिए ये पॉजिटिवली चार्ज था ओवरऑल,
ये ओवरऑल निगेटिवली चार्ज था, ये ओवरऑल कैसा है, न्यूट्रल है, ठीक है। अब न्यूट्रल होने की वजह से जरा देखिए, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, इस G से, ये G न्यूट्रल है और इसके पास से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, प्लस। ये न्यूट्रल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। क्लियर है, ये न्यूट्रल था, न्यूट्रल के पास से इलेक्ट्रॉन गया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज, न्यूट्रल के पास इलेक्ट्रॉन आया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब जरा बताइए मुझे, अब हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन कौन सा है, लेफ्ट वाला है या नहीं, ठीक। अब डीलोकलाइजेशन किधर होगा, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, कर दीजिए डीलोकलाइजेशन। जब आप करेंगे ना तो यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सामने आएगा, ठीक है, यही सेम स्ट्रक्चर जो है वो सामने आएगा, तो स्ट्रक्चर्स अगेन रिपीट होने लगेंगे। तो अब हमें हाइब्रिड बनाना है, ठीक है। इसका हाइब्रिड भी देख लीजिए, थोड़ा सा अलग तरह का बनेगा। ये न्यूट्रल है, यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे प्लस चार्ज, ठीक है। चलिए इस पहले कार्बन को देख लेते हैं, यहां पे माइनस चार्ज है, यहां पे कुछ भी नहीं, ठीक है। तो माइनस चार्ज एक बार है, एक बार नहीं है, तो ओवरऑल पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, एक बार माइनस चार्ज, एक बार जीरो चार्ज, तो ओवरऑल जो नेट चार्ज आएगा, इसका जब आप एवरेज निकालेंगे तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसी तरीके से एक बार कोई चार्ज नहीं, एक बार प्लस चार्ज, तो यहाँ पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव एंड अगेन पार्शियल डबल बॉन्ड एंड पार्शियल डबल बॉन्ड। अब जरा ध्यान से देखिए, जो हम रेजोनेंस की बातें कर रहे थे और बेंजीन के स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, कि जब पता लगा कि भाई बेंजीन में ऐसे दो तरह के बॉन्ड नहीं होते हैं, सिंगल और डबल बॉन्ड नहीं होते हैं, ये एक रेगुलर हेक्सागन होता है, ठीक है, ये एक रेगुलर हेक्सागन होता है, और इसमें जो बॉन्ड ऑर्डर आता है, सॉरी बॉन्ड लेंथ जो आती है वो एक ही तरह की आती है, 1.39। तो अब देखिए, अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि ये क्यों होता है ऐसा। देखिए यहां से हमें देखने में लग रहा था कि दो तरह की बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए, एक डबल बॉन्ड वाली और एक सिंगल बॉन्ड वाली, एक छोटी बॉन्ड लेंथ, एक बड़ी बॉन्ड लेंथ, ठीक है। लेकिन यहाँ एवरेज स्ट्रक्चर में देखिए, हाइब्रिड में देखिए, रियल में तो यही एग्जिस्ट करता है ना, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रियल में देखिए, ये ना सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है, ये 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहा है, और दोनों एक जैसे हैं। इसलिए जब ओरिजिनली इनका एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो पता लगा कि इन दोनों की जो बॉन्ड लेंथ है वो सिमिलर आ रही है, ठीक है, इन दोनों की बॉन्ड लेंथ सिमिलर आ रही है, ये भी सिमिलर आ रही है, ठीक है। ऐसे ही जब माइनस चार्ज को देखा गया तो पता लगा माइनस चार्ज इस पे ही केवल नहीं है, इन दोनों पे ही है, वो भी थोड़ा थोड़ा, पूरा निगेटिव चार्ज नहीं, इट इज नॉट कंप्लीटली -1। यही -1 जो है वो दो जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप यूं कह सकते हैं कि -½ इधर है चार्ज और -½ इधर है। अब अगर वैसे एक्सप्लेन करने जाएंगे कि भाई -½ चार्ज क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को दो पार्ट में डिवाइड करके बांट दिया है क्या, ऐसा नहीं, ठीक है। वो एक्चुअली क्या है, वो डीलोकलाइज हो रहा है, एक बार है एक बार नहीं है, आधा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। या तो -1 चार्ज होगा, या तो -2 चार्ज होगा, या तो -3 चार्ज होगा, -½ फ्रैक्शन में चार्जेस एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। चार्ज इज अ काइंड ऑफ क्वांटाइज्ड सिस्टम, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन पार्शियल फॉर्म और फ्रैक्शनल फॉर्म। तो ये यहाँ पे फिर फ्रैक्शनल वैल्यू क्यों आ रही है, ये एक्चुअली एवरेज निकाला है, एक बार है एक बार नहीं है, तो एवरेज क्या आ गया, 1/2। इस तरीके से ये एवरेज है, ठीक है। रियल में ये फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है, इसका एवरेज निकालने पे फ्रैक्शनल आ रहा है। रियल में तो ये होल नंबर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। या तो चार्ज होगा या तो चार्ज नहीं होगा, ठीक है, या तो चार्ज होगा या फिर चार्ज नहीं होगा, और जब इन दोनों सिस्टम का एवरेज निकालेंगे तो कुछ चार्ज आ जाएगा, ठीक है। भाई अगर आप ऐसे समझ लीजिए, एक बार इस एंड पे -1 चार्ज है, एक बार 0 है, एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा, -1/2 ही तो आएगा। -1 और 0 का एवरेज कितना होता है, -½ ही तो होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पे भी बनती है, ठीक है, और पार्शियल चार्जेस जो है वो आने लगते हैं, ठीक है। चलिए चौथा सिस्टम देख लेते हैं। मान लीजिए ये सिस्टम है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ठीक है, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहां पे मैंने कार्बन ना लिख करके दो एटम्स लिख दिए ए और बी, ठीक है, बीच में कार्बन लिख दिया और दो एटम्स लिख दिए ए और बी। ए और बी क्यों लिखा है अभी मैं आपको बता देता हूं कि होता क्या है कि जरूरी नहीं है कि ये सब कार्बन ही हो, ये कोई और एटम भी हो सकते हैं, कार्बन भी हो सकते हैं, ठीक है। इट इज नॉट, बट इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये कार्बन ही हो। जैसे बेंजीन के केस में अल्टरनेट डबल बॉन्ड का केस लगता है ये, ठीक है। बेंजीन में जब आप देखेंगे तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ना, ये देखिए इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड का केस लग रहा है,
ठीक है, और यहां पे हर एंड पे क्या है, कार्बन है, ठीक है। तो ये जो फोर्थ केस हम देख रहे हैं ये बेंजीन का ही केस है, ठीक है, ये जो फोर्थ केस देख रहे हैं वो बेंजीन का ही केस है, बस डिफरेंस क्या है कि ए और बी की जगह बेंजीन में कार्बन है। लेकिन मैंने यहां पे ए और बी क्यों लिया है, ताकि हम इसको जनरलाइज कर सके। मान लीजिए ए और बी दो अलग अलग एटम्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग अलग, ठीक है। मान लीजिए बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है और ए की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, इसको मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, चलिए, ठीक है। लेट्स से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेट्स से यहां पे मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए, ठीक है। ये हम मान के चल रहे हैं। जब आप ऐसा मानेंगे तो क्या अंतर आएगा, जरा ध्यान से देखिए। अगर ये दोनों ही कार्बन होते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन लेफ्ट राइट कहीं पे भी करवा लेते। लेकिन जब अलग अलग इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट आ जाते हैं तो उस साइड डीलोकलाइजेशन होता है जिस साइड जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो क्या हो, ज्यादा हो। तो यहां पे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होगा उसको हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला एरिया हम काउंट करते हैं, और नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो बीच वाले कार्बन में सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहां पर ए पे आएगा प्लस चार्ज और बी पे आ जाएगा क्या, माइनस चार्ज, ठीक है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत सारी अभी हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखनी है कि कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जो हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते वक्त ध्यान में रखने होते हैं, ठीक है, या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते वक्त ध्यान में रखने होते हैं, वो हमें देखना होता है यहाँ पे। तो अब इसका हम हाइब्रिड बना लेते हैं। तो हाइब्रिड बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके का आएगा, पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। अगर ए की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर लेफ्ट साइड में, राइट से लेफ्ट साइड में डीलोकलाइज होता और यहां पे पार्शियल निगेटिव और यहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस आते हैं। कब, जब ए की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे इनको हम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, इनको कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बोलने का एक कारण है। क्या कारण है कि ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये हाइब्रिड को डिसाइड करते हैं कि रियल में जो एग्जिस्टेंस होगी, ठीक है, उसमें कौन सा स्ट्रक्चर डोमिनेंट होगा। तो यहां पे फिलहाल मैंने जो केसेस लिए वो सब सिमेट्रिकल है, ठीक है, सारे स्ट्रक्चर्स एक जैसे बन रहे हैं, ठीक है। तो जो भी होगा वो उसमें डोमिनेंसी किसकी आएगी, तो जो ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। एक्चुअली आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए जैसे ये दोनों स्ट्रक्चर है, ये दोनों तो एक जैसे दिखने में लग रहा है, तो दोनों की स्टेबिलिटी बराबर है, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन भी बराबर होगा, 50% ये करेगा 50% ये करेगा, ठीक है। मान लीजिए कोई भी तीन ऐसे रेजोनेंस के स्ट्रक्चर बन गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है मान लीजिए तीन बन रहे, तीनों एक जैसे हैं दिखने में, ठीक है। तो अब आपको लग रहा होगा कि जैसे ये रिपीट होने लगा है, ये रिपीट नहीं हुआ है। आपको ये देखने में लग रहा होगा कि इस स्ट्रक्चर में अंतर क्या है। सर ने तो बोला था कि रिपीट नहीं करना और खुद ही रिपीट कर दिया, तो मैंने रिपीट नहीं किया है। यहां पे प्लस चार्ज राइट वाले कार्बन पे था, यहां पे प्लस चार्ज लेफ्ट वाले कार्बन पे है, ठीक है। आप इसको जरा एक और एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं ले लेता हूं कार्बोनेट आयन CO3-2, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनेट आयन। ये एक एग्जाम्पल है इनऑर्गेनिक का, लेकिन इसको समझने के लिए, बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए हम इसको ले लेते हैं। तो कार्बोनेट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अब इसमें जब हम देखते हैं तो माइनस चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये वाला कॉम्बिनेशन लग रहा है, सेकेंड वाला माइनस चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो डीलोकलाइजेशन किधर होगा, माइनस से डबल बॉन्ड की तरफ। अब यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन है, दो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, माइनस ये वाला भी जा सकता है, ये वाला भी जा सकता है, लेकिन एक बार में एक ही जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए हमने इसको भेज दिया, ठीक है, इसको डीलोकलाइज करवाया, तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। यहां पे डबल बॉन्ड और ये माइनस चार्ज, ठीक। फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूं, इन ऑक्सीजन को नाम दे देता हूं A, B, C। तो पहले डबल बॉन्ड किस किस के बीच में था, A और कार्बन के बीच में। अब डबल बॉन्ड किस किस के बीच में, कार्बन और B के बीच में, ठीक है। अच्छा, और क्या पॉसिबिलिटी है, जरा ध्यान से देखिए।
अभी डीलोकलाइजेशन जो है वो इसके साथ भी किया जा सकता है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा उसमें जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके का होगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है। दिखने में तीनों एक जैसे लग रहा है लेकिन तीनों अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। मान लीजिए आपने ए वाले को डीलोकलाइज करवा दिया इधर, तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये वाला स्ट्रक्चर रिपीट हो गया। अगर आपने बी वाले को डीलोकलाइज करवा दिया तो ये वाला स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो रिपीट करने का मतलब एटम्स के बीच में, मतलब जितने भी एटम्स है ना, अगर उनमें अलग अलग दिखने में भले एक जैसा हो, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है ये दिखने में एक जैसा लगता है, काम भी एक ही जैसा करेगा, लेकिन ये दो अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में काउंट होता है। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन्स है ना, एक बार कार्बन ने लेफ्ट साइड बॉन्ड बनाया हुआ है डबल बॉन्ड, एक बार राइट साइड, तो ये अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में काउंट होता है, ठीक है। इस बात का बस हम ध्यान रखिएगा कि ये अभी रिपीट नहीं हुआ है, अभी यहां तक इन तीनों स्ट्रक्चर्स तक ये अभी रिपीट नहीं हुआ है। अब हम इसका अगर हाइब्रिड ड्रॉ करना चाहें तो देखिए हाइब्रिड कैसे ड्रॉ करेंगे। तो हाइब्रिड इसके लिए हाइब्रिड ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इन हाइब्रिड क्या होता है, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनका सम होता है, एवरेज सम होता है, ठीक है। तो ये देखिए यहां पे डबल बॉन्ड है और बाकी दो केसेस में नहीं है, यहां पे दो में सिंगल बॉन्ड, एक में डबल बॉन्ड, सबके साथ यही हो रहा है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक पाई बॉन्ड कितनी जगह डीलोकलाइज हो रहा है, एक बार यहां था, एक बार यहां हो गया, एक बार यहां हो गया, तो एक पाई बॉन्ड 3 जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एक को पूरा तो मिलेगा नहीं, कितना मिलेगा, 1/3। तो इसलिए हम यहां पे लिख देते हैं कि यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कितना होगा, 1/3 डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, ठीक है। सिमिलरली ये दो नेगेटिव चार्ज जो है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये भी डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है, ये भी डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है, और ये दो नेगेटिव चार्ज मिलकर इन 3 एटम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कभी इस पे है, कभी इस पे है, कभी इस पे है, मतलब दो एक बार में 2 पे नेगेटिव चार्ज होगा, कभी इन दोनों पे, कभी इन दोनों पे, कभी इन दोनों पे। तो एवरेज कितना आएगा, 2 नेगेटिव चार्ज कितने एटम्स पे, 3 पे, तो एवरेज कितना आया, 2/3। तो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब वो पार्शियल वाली वैल्यू दरअसल 2/3 है, यहाँ पे जो पार्शियल वाली वैल्यू है वो दरअसल 1/3 है, जो बॉन्ड ऑर्डर वाली है, ठीक है। और यहाँ पे जब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो 1.33 ही आता है, 1/3 होता है कितना, 0.33। सिंगल बॉन्ड तो देखिए, सिंगल बॉन्ड तो अनअफेक्टेड है ना, सिंगल बॉन्ड इज अनअफेक्टेड, वो तो रहेगा ही, 1 बॉन्ड तो है ही, 1 के अलावा जो पार्शियल कैरेक्टर आ रहा है वो 1/3 है, ठीक है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाता है, 1/3। और इन तीनों की बात करेंगे तो these 3 आर डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। अब इनमें जरा ध्यान दीजिए, एज ऑल स्ट्रक्चर्स आर इक्विवेलेंट, ठीक है, एज ऑल स्ट्रक्चर्स आर इक्विवेलेंट, तो सबका कंट्रीब्यूशन भी बराबर होता है, ठीक है। तो मान लीजिए वो 100% है तो 33.33 इसने दिया होगा, 33.33 इसने दिया होगा, 33.33 इसने दिया होगा, ठीक है। तो जब स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट हो जाते हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो बराबर होता है, और ऐसी स्थिति में जो हाइब्रिड बनता है, ठीक है, इस ई को हम कह रहे हैं जो हाइब्रिड, ऐसी कंडीशन में जो हाइब्रिड बनता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसको हम कह रहे हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर है? जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सब एक जैसे होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है वो मतलब एक्सट्रीमली स्टेबल होता है, ठीक है। यही स्थिति बेंजीन में भी है। बेंजीन में भी देखिए जो स्ट्रक्चर बनता है वो एक जैसे होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चलिए बेंजीन का एग्जांपल नहीं लेते हैं और उसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि बेंजीन जो है वो एक्चुअली इस तरीके से कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, इसको अलग से ले लेते हैं। तो बेंजीन जब आप बनाते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा मैं डिफरेंट तरीके से बना रहा हूं, तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ऐसा कुछ होता है, ये बेंजीन है, इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड वाला केस लगाएंगे तो ये डीलोकलाइज्ड होते हुए इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाला डीलोकलाइज्ड होते हुए इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दो तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है, दो तरह के
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ये बॉन्ड की तरफ दिखाया जाता है, एटम की तरफ नहीं, ठीक है। अब इसको जरा देखिए, मैं ध्यान से देखिएगा, इसको मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं। देखिए, आपको पता है कि बेंजीन में जो कार्बन होता है उस पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कैसा होता है, किस तरह का होता है, sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है सारे कार्बन पे, ये सब sp2 है, ठीक है। sp2 है तो एक p ऑर्बिटल जो है वो कैसा होगा, अनयूज्ड पड़ा होगा, वैकेंट तो नहीं कह सकते, एक p ऑर्बिटल जो है वो अनयूज्ड पड़ा होगा, और उस p ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है। तो जरा देखिए, वही p बॉन्ड एंड टू एंड ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाता है। आपने पढ़ा है ना केमिकल बॉन्डिंग में कि भाई पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जब p ऑर्बिटल्स जो है वो एंड टू एंड ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक है। एंड टू एंड इस तरीके से जब ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, ऐसे जब ओवरलैपिंग होती है तो जो बॉन्ड बनता है वो p ऑर्बिटल बनता है, और पाई बॉन्ड बनता है। और पाई बॉन्ड की खास बात क्या होती है, जिस प्लेन में मॉलिक्यूल होता है उसके एक ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है और एक नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ठीक है। तो ऐसा ही सिचुएशन जो है वो यहाँ पे है। इसी को मैं जो है कॉपी कर लेता हूँ, बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये ठीक रहेगा। अब देखिए, इन सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो पेयरिंग अच्छे से हो जाए इसलिए मैं उसको अल्टरनेट अप डाउन दिखा देता हूं। अब मुझे बताइए, इस पर्टिकुलर केस में जो पाई बॉन्ड बना है वो किसके किसके बीच में बना है। ये वाला जो कार्बन है ये राइट वाले के साथ पाई बॉन्ड बना रहा है या लेफ्ट वाले के साथ। देखिए जरा यहाँ पे, ये जो कार्बन है यहाँ पे ये राइट वाले के साथ पाई बॉन्ड बना रहा है, मतलब इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इन दोनों की एंड टू एंड ओवरलैपिंग हुई है, ठीक है। सिमिलरली इन दोनों की ओवरलैपिंग हुई है, ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों की ओवरलैपिंग हुई है। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या है, इस वाले कार्बन ने इसके साथ पाई बॉन्ड बनाया है, यानी कि एंड टू एंड ओवरलैपिंग में ये दोनों इन्वॉल्व होंगे, यहां पे ये दोनों इन्वॉल्व होंगे और इधर ये दोनों इन्वॉल्व होंगे। समझ में आया? आई थिंक इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो एक बार और देख लीजिए। हाँ, तो देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, इसी को मैंने इस तरीके से बनाया है, यही सेम डायग्राम इधर बनाया है, इसके ऊपर ये डायग्राम है, इसके ऊपर ये डायग्राम है, ठीक है। ये हम एक ही डायग्राम मतलब एक ही तरीके से मतलब एक ही फिनोमेना को हमने दो तरीके से दिखा दिया है, ठीक है। तो उसी के नीचे रख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ऐसा कुछ है यहाँ पे, ठीक। क्लियर है? अब देखिए होता क्या है, इसको मैं रफ कर दूं, इसकी तो कोई जरूरत है नहीं, ये तो समझाने के लिए मैंने आपको बताया था जो आपको पहले से ही पता है। तो इस वाले बेंजीन स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये 6 कार्बन थे। इस वाले कार्बन को देखिए, इस वाले कार्बन पे फोकस करिए, ठीक है। ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है,
ठीक है, फिर यहाँ पे पाई बॉन्ड है, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे पाई बॉन्ड है और इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है। ऐसे ही तो कुछ है। क्या अलग कलर से बना दूं तब ज्यादा सही रहेगा? कई बार लोगों को दिखने में दिक्कत हो जाता है। इसको मैं येलो कलर से बना देता हूँ। चलिए, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है इसके साथ, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। ऐसा ही तो कुछ है। इसी को मैंने यहाँ पे बना दिया कि भाई ये वाले जो कार्बन है इन दोनों ने पाई बॉन्ड बनाया है, और अगले वाले स्ट्रक्चर में इन दोनों ने पाई बॉन्ड बनाया है। ठीक है, एक बार ये वाला कार्बन राइट में पाई बॉन्ड बना रहा है, एक बार लेफ्ट में पाई बॉन्ड बना रहा है, और क्योंकि स्ट्रक्चर sp2 है तो इसका इस शेप कैसा होगा, प्लेनर होगा या नहीं होगा? ठीक है, इट विल बी अ प्लेनर मॉलिक्यूल। ठीक है, इट विल बी अ प्लेनर मॉलिक्यूल। अब इसको जरा ध्यान से समझिए, मैं अब आपको बताता हूं कि ये एक्चुअल में किस तरीके से काम करता है। देखिए, देखिए मान लीजिए कि ये एक प्लेन है। ठीक है, ये इस तरीके का प्लेन है और बेंजीन प्लेनर ही होता है। तो बेंजीन रिंग के जो 6 कार्बन एटम है वो इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे हेक्सागन फॉर्म में 6 कार्बन एटम लाई कर रहे हैं। सबके पास एक एक पी ऑर्बिटल है। ठीक है, सभी के पास एक एक पी ऑर्बिटल है। ठीक है, 6 पी ऑर्बिटल्स हैं इस तरीके के। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा आई थिंक। ये बेंजीन प्लेनर है और सबके पास एक एक पी ऑर्बिटल है। ठीक है, अभी उसको कंबाइन मत कराइए। ठीक है, केवल एक पी ऑर्बिटल है, अभी कंबाइन नहीं किया उसने। अब क्या होगा, अब इसको ऐसे समझिए, इस तरीके से एक 6 मेंबर्ड रिंग जो है वो रखी हुई है और सबके पास क्या है, एक एक पी ऑर्बिटल है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब देखिए, मान लीजिए एक ये कार्बन है, उसके एक राइट में कार्बन है, एक लेफ्ट में कार्बन है। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में उसका जो पाई पी ऑर्बिटल है खाली वाला, वो एक बार राइट में बॉन्ड बना रहा है, एक बार लेफ्ट में बॉन्ड बना रहा है। देखिए, ये वाला एक बार राइट में बॉन्ड बना रहा है और दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक बार लेफ्ट में बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो रहा है, एक बार इधर बना रहा है, एक बार इधर बना रहा है। और आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ये जो पी ऑर्बिटल होता है वो दरअसल अपनी जगह नहीं छोड़ता है। ठीक है, ये अपनी जगह नहीं छोड़ता है। ये लोब्स जो है वो आपस में बेंड होंगे। ठीक है, ये लोब्स जो है वो आपस में इस तरीके से बेंड होते हैं और एंड टू एंड ओवरलैपिंग करते हैं। इस तरीके से होता है। तो वही हो रहा है कि 2 पी ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, एक बार उन्होंने यहां पे ओवरलैपिंग की, फिर एक बार बगल में, फिर एक बार लेफ्ट में, एक बार राइट में, लेफ्ट राइट, इस तरीके से ये चलता रहता है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन जो है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। यही रेजोनेंस है, इसी को रेजोनेंस बोलते हैं, यही डीलोकलाइजेशन है। ठीक है, यही डीलोकलाइजेशन है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी जगह फिक्स नहीं है, वो एक बार कभी लेफ्ट में जा रहा है, कभी राइट में जा रहा है, लेफ्ट राइट, इस तरीके से कंटिन्यूअसली करता जा रहा है। इसी को हम डीलोकलाइजेशन कहते हैं। यही बेंजीन में ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक बार लेफ्ट में, एक बार राइट साइड, ये वाले की बात करेंगे, एक बार राइट साइड बॉन्ड बना रहा है, एक बार लेफ्ट साइड बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, लेकिन और ये मूवमेंट इतना फास्ट होता है, ये मूवमेंट जो है वो इतना फास्ट होता है, पी ऑर्बिटल्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड्स का जो एक्सचेंज होता है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है या इतना ज्यादा फास्ट होता है कि जब आप ओवरऑल देखेंगे तो आपको इन दोनों में से कोई स्ट्रक्चर मिलेगा ही नहीं। ठीक है, आपको कोई एक कंडीशन नहीं मिलेगी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा फास्ट मूवमेंट होता है। आप ओवरऑल देखेंगे तो आप ऐसे समझिए, जब एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर बना, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे बना। ये एक बार ऊपर, एक बार रिंग के ऊपर ओवरलैपिंग हुई, भाई ये है रिंग, एक बार ऊपर ओवरलैपिंग हुई बैंड होके, एक बार नीचे ओवरलैपिंग हुई बैंड होके। ठीक है, इस तरीके से बैंड हुए। यहाँ पे कहीं पे बीच में बेंजीन रिंग है, एक बार ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना, एक बार नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना। ठीक है, तो एक बार यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन रहा है, एक बार ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन रहा है। फिर तो देख रहे हैं आप, मतलब पूरी बेंजीन में क्या होगा जब हम नेट इसका देखते हैं, तो नेट में क्या होता है, नेट रिजल्ट में हमें क्या ऑब्जर्व होता है कि भाई ये जो पाई बॉन्ड है, ठीक है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो ऊपर वाले लोब्स के मिलने से बनेगा। देख रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो ऊपर वाले लोब्स के मिलने से बनेगा। ठीक है, ऐसे क्लाउड सा बन जाता है। एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा रिंग के नीचे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा रिंग के नीचे। उसको मैं चलिए येलो कलर से ही दिखा देता हूं, कुछ इस तरीके से।
ऐसा, ठीक है। तो एक सैंडविच टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, बीच में बेंजीन रिंग रहती है, एक सर्कुलर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर और एक सर्कुलर इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे जो कंटिन्यूअसली मोशन में रहता है, ठीक है। ये रियल स्ट्रक्चर है, दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड विच एग्जिस्ट इन रियलिटी, ठीक है। ये रेजोनेंस हाइब्रिड है जो कि रियल में एग्जिस्ट करता है, दिस इज द रियल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये रियल में एग्जिस्ट करता है, ना ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेंगे ना ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेंगे। दीज आर जस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स जिनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, और इन शॉर्ट इसको कहा जाता है आरएस, और इन शॉर्ट इसको कहा जाता है आरएच, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। इनको हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये दोनों आरएस हैं, ये आरएच है, हाइब्रिड है, ठीक है। तो अब अगर आप देखेंगे तो इन दोनों का स्ट्रक्चर कैसा है, एक जैसा है, ठीक है। एक जैसा होने की वजह से इनका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो भी कैसा होगा, बराबर होगा। तो 50% ये कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, और फाइनल स्ट्रक्चर में 50% ये कंट्रीब्यूट करता है, बिकॉज ऑफ सिमिलर नेचर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम रेजोनेंस की स्टडी करते हैं, और इसमें अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हमें देखनी है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते वक्त क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, उसको हम फिर नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो इसको बस ध्यान रखिएगा, रेजोनेंस में ये 4 कॉम्बिनेशन है, यही सबसे ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको बहुत कम केसेस देखने को मिलेंगे, होते हैं इसके अलावा भी होते हैं, ठीक है। कुछ तो मैंने यहाँ पे बताया भी है कि जैसे फ्री रेडिकल भी होता है, ठीक है, CO2 में भी रेजोनेंस होता है। बस होना क्या चाहिए, कोप्लेनर सिस्टम होना चाहिए और p ऑर्बिटल्स होने चाहिए या पाई बॉन्ड होने चाहिए जो कि डीलोकलाइज हो सके, ठीक है। तो वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और हाँ चलिए ये देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। तो आज हमने भाई स्टार्टिंग की थी रेजोनेंस से, ठीक है, रेजोनेंस से हमने स्टार्टिंग की थी। तो रेजोनेंस के बारे में मैंने आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर बताया, ठीक है, कि भाई बेंजीन का स्ट्रक्चर कितनी डिफिकल्टी से आया है और रेजोनेंस पढ़ना क्यों जरूरी है। रेजोनेंस पढ़ना इसलिए जरूरी है कि बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर्स या ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनमें फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है, उनको काउंट करने का तरीका जो है वो रेजोनेंस सुझाता है। रेजोनेंस जो है उनका कंसेप्ट समझाता है कि इनके फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर होने का कारण क्या है, इनकी जो बॉन्ड लेंथ है, क्यों वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच की आ रही है, ना सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर क्यों है, ये रेजोनेंस ही एक्सप्लेन करता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ये इतने सारे टाइप के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रपोज किए गए थे ये फाइनल स्ट्रक्चर आने से पहले, ठीक है। इसके अलावा अगर 2 तरह का जो हम लोग सोचते हैं जनरली कि 2 तरह की बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए, अगर ऐसा होता तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें मिलना चाहिए था। डबल बॉन्ड छोटा होता है तो इसकी लेंथ छोटी होगी, सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है तो ये वाली लेंथ बड़ी होगी। तो एक हमें इर्रेगुलर हेक्सागन मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिलता है। कैसा स्ट्रक्चर मिलता है हमें, एक रेगुलर हेक्सागन मिलता है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है इफ 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड लेंथ इज पॉसिबल इन बेंजीन, तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ये यहां पे आप चाहे तो लिख लीजिए, ये मैंने लिखा है, कई लोगों को कंफ्यूजन ना हो जाए कि अगर 2 बॉन्ड लेंथ मान ले तो ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं, अगर ऐसा होता तो ये स्ट्रक्चर बनना चाहिए था। तो यहां पे लिख लीजिए इफ 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड लेंथ इज पॉसिबल इन बेंजीन बट इट इज नॉट ऑब्जर्व्ड, लेकिन ये ऑब्जर्व्ड नहीं होता है, ठीक है। अगला देखिए, हमने क्या देखा था, डेफिनेशन देख ली रेजोनेंस की कि ये क्या है, डीलोकलाइजेशन है, ठीक है, ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर फ्रॉम हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन थ्रू अ कंटिन्यूअस कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो डीलोकलाइजेशन मैंने आपको बता दिया कि जब अब आपको देखिए बेंजीन का जो मैंने एग्जांपल बताया था वहां पे समझ में आया होगा कि ये डीलोकलाइजेशन ऐसा क्यों है। देख रहे हैं, डीलोकलाइजेशन जो है उसमें क्या होता है, कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन एक जगह पे नहीं रहता है, वो क्या करता रहता है, मूवमेंट करता रहता है इस तरीके से, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, इस तरीके से डीलोकलाइज होता रहता है, घूमता रहता है, ठीक है। और ऐसा क्यों कर रहा है, ये सब क्यों हो रहा है भाई, ये सब स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है। केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी के लिए कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे तो कोई बहुत बड़ा मैटर ही नहीं है, केवल क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को घूमना फिरना है, डीलोकलाइज होना है, ठीक है, और स्टेबल हो जाएगा सिस्टम। तो इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं है, तो बहुत आसान काम है कि इलेक्ट्रॉन घूमे फिरे और सिस्टम स्टेबल भी हो जाए। तो ये इसके बाद
देखिए ये हमने कुछ कॉन्जुगेटेड सिस्टम देखे थे, ठीक है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम में एक बात ध्यान रखिएगा कि पैरेलल सिस्टम होना चाहिए, कोप्लेनर सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। ये जो हमने लिया है डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन सम कॉन्जुगेटेड सिस्टम, तो वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम दरअसल कौन से हैं, जो कोप्लेनर हो, ठीक है, और जिनमें p ऑर्बिटल्स जो है वो पैरेलल हो, ताकि डीलोकलाइजेशन जो है वो आसानी से हो सके, ठीक। तो ये हो गया कार्बोनेट का, मैंने एग्जांपल बता दिया। और इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स जब बनते हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो बराबर बराबर रहता है, और रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल बनता है। बेंजीन का एग्जांपल मैंने बता दिया। अब आपको शायद समझ में आने लगा होगा कि बेंजीन में बीच में सर्किल क्यों दिखाते हैं, कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स नहीं है अपनी जगह पे, वो क्या कर रहा है, वो घूम रहा है पूरी रिंग में, जो है चक्कर लगा रहा है, इसलिए सर्किल दिखाते हैं, ठीक है। इसलिए ये जो है ये हाइब्रिड सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल माना जाता है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है जो हमने देखी है। आगे की क्लास में हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि रेजोनेंस को ड्रॉ करते समय या रेजोनेंस का फिनोमेना ऑब्जर्व करते समय या जो भी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ये सब चीजों का हमें आगे जो है ऑब्जर्वेशन करना है और उसके ऊपर क्वेश्चन भी करना है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।